हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूँगा 25 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और अगर अभी मैं अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो से स्टार्ट करता तो मैं अपना पोर्टफोलियो इन 25 स्टॉक्स से बनाता, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं काफ़ी लोगों की काफ़ी दिनों से कि इस मार्केट करेक्शन के टाइम पे जब मार्केट अपने रीसेंट हाई से अभी लगभग 15-16% गिर गया था और अभी फिर बाउंस बैक करके थोड़ा ऊपर आया है। हालांकि अभी भी ऑल टाइम हाई से 7-8% नीचे है और लगभग जितने ये नीचे आया था तो 2024 फरवरी मार्च के आसपास भी उसी प्राइस पर था और उसी प्राइस पर अभी 2025 मार्च के आसपास भी आया था और अभी मार्च 26 में भी उसी प्राइस के आसपास आ गया था। और अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा, तो ये जो इसने लो बनाया है ये मोस्ट प्रोबेबली इसका लो रहने वाला है। अभी हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक तो किया है, बट मे भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर जाए, बट इस वाले लो को मुझे नहीं लगता कि ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ से मे बी एक अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट होने वाला है। और जो लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि उनको बॉटम पकड़ने का चांस मिला होगा, क्योंकि जब तक नीचे गिर रहा था तो नीचे गिर रहा था और जब ऊपर चलना स्टार्ट किया है तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग नीचे से 8-9% के आसपास ऊपर आ चुका है। तो अभी भी मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पर जो स्टॉक्स हैं उनमें और फॉल ना एक्सपेक्ट करना और उनमें एंट्री लेना ही एक अच्छी अप्रोच रहेगी, ताकि हम आने वाला जो बुल रन स्टार्ट होगा उसको मिस ना कर दें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैंने ये फॉल देख लिया और अभी तक मैंने अपने पास कैश बचा के रखा था तो मैं अपना कैश पैसा किन 25 स्टॉक्स में लगाऊंगा वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें डिस्कस किया हुआ एक एक स्टॉक कोई भी रैंडम स्टॉक नहीं है, सारे वेल रिसर्च्ड हैं। और जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा उसका मतलब ये है कि सिर्फ वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी जिस करंट मार्केट प्राइस पर अभी ट्रेड हो रही है वो भी अच्छा है, इसलिए वो मेरी लिस्ट का हिस्सा है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी है और वो थोड़ी हायर वैल्यूएशन पे चल रही है तो वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये लिस्ट काफ़ी इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी एक सेक्टर की ऐसा नहीं है कि ओवर एलोकेशन हो जाए बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है अभी रियल्टी स्टॉक सारे सस्ते ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इन 25 स्टॉक्स की लिस्ट में मैं 7-8 रियल्टी स्टॉक्स डाल दूंगा या फिर बैंकिंग स्टॉक जो सस्ते लग रहे हैं 7-8 वो डाल दूंगा। ये लिस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि अगर मार्केट में यहाँ से गंदा फॉल भी आता है तो किसी एक सेक्टर पे ओवर एलोकेशन ना होके अच्छा खासा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके। सेकंड थिंग, इस लिस्ट में ये भी ध्यान दिया गया है कि जो भी स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो चाहे हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का हो या फिर 10 करोड़ का हो, ये सारे स्टॉक्स कैपिटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक में पोटेंशियल तो है अपवर्ड बट साथ ही साथ उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो वो स्टॉक्स इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं जिनका रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा है। थर्ड थिंग, इस लिस्ट में जो भी 25 स्टॉक्स में डिस्कस करूँगा उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक में ज़्यादा कन्विक्शन है किसी स्टॉक में कम कन्विक्शन है, क्योंकि जिस स्टॉक में कम कन्विक्शन है वो ऑलरेडी इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो जो जो इस लिस्ट का पार्ट है उन सब में हाई कन्विक्शन ऑलरेडी है। इसीलिए 25 स्टॉक अगर मैं सब में पैसा लगाऊंगा आज की डेट में, अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो सब में 4% ईच यानी कि लगभग 40,000। और अगर मेरा 1 CR का पोर्टफोलियो है तो सब में 4% तब भी ईच सब में लगेगी, यानी कि 4 लाख इन ईच स्टॉक। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो मेरे पोर्टफोलियो एक्सेस सर्विस के मेंबर हैं उनके साथ में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पोर्टफोलियो एक्सेस एंड मेंटरशिप में यहाँ अगर वेबसाइट पर जाएंगे आप तो जो जो मेंबर्स इस पोर्टफोलियो एक्सेस और मेंटरशिप के अंदर सब्सक्राइब्ड हैं उनके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो फर्दर टाइम वेस्ट ना करके हमारा पहला स्टॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट्स। सारे स्टॉक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस करूँगा, तो कोई भी नंबर 1 और नंबर 25 नहीं है, सब इक्वली है। अंबुजा सीमेंट्स हमारी लिस्ट में इसलिए है कि एक तो ये सीमेंट बनाने वाली कंपनीज़ में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है,
यहाँ पे थर्ड दिखाया है अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ अल्ट्राटेक सीमेंट की ही अगर इन्वेस्टर्स में जाएं, इसकी पेरेंट कंपनी है, तो इसी वजह से वो वहाँ दिखा गया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट चल रही है 44 के पी पर और ये 29 के पी पर। इसकी करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82 और इसकी सिर्फ 2 है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी अंबुजा सीमेंट का इससे कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग बराबर है। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट से आज की डेट में ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर पीछे भी है तो ये काफ़ी एग्रेसिवली अपना एसेट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी अगर करंट फिक्स्ड एसेट भी देखें 56 है और करंट वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 के आसपास है, जबकि इसकी वैल्यूएशन जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट से काफ़ी कम है। तो या तो अल्ट्राटेक सीमेंट की वैल्यूएशंस थोड़ी कूल डाउन होंगी या फिर इसकी ऊपर जाएंगी, और उसकी लगता नहीं है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की नीचे आएंगी। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर स्टॉक प्राइस देखें तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, जबकि अंबुजा सीमेंट अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। लगभग ऑल टाइम हाई तक भी इसका 55% के आसपास का पोटेंशियल है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हो गया। और हर एक स्टॉक का कितना मेरा, अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा कितना उसका टारगेट रहता, वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अगर इन्वेस्टर सेक्शंस में भी देखें तो कंटिन्यूसली पब्लिक के पास 10% से कम होते होते लगभग 6.5% के आसपास ही नॉर्मल पब्लिक के पास है। इस फॉल में लगातार डीआईज इसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एफआईज ने लगातार इसमें सेलिंग करी है, बट सारा का सारा डीआईज ने खरीदा है, जनरल पब्लिक के पास जाने नहीं दिया है। तो ये हमारा पहला स्टॉक है। दूसरा हमारा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेज। वो भी सेम ग्रुप की कंपनी है, जो लगभग 2,76,000 का मार्केट कैप है। और इसका स्टॉक भी तो काफ़ी हाई दिख रहा है 75 का। बट मैं जितनी भी ट्रेड्स लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि काफ़ी इरिलेवेंट मैट्रिक है। हालांकि लोग इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्यों सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पी के बेसिस पे हमें कंपनी को सिलेक्ट और रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कंपनी मेरी लिस्ट में क्यों है, इस कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं वाई आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक है। इसमें भी पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है, लगभग 3-4% के आसपास ही है। और कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग भी बढ़ रही है, बट वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट अपना कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए हाई कैपेक्स की वजह से ये हाई बोरोइंग कंपनी है। और एक और चीज़, इन सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस करेंगे ये सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडस्ट्रीज़ में ग्रोइंग हैं। सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रोइंग है, आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी और वो कंपनी ग्रो करने का कुछ एफर्ट नहीं लगा रही। तो जो कंपनी डिस्कस करेंगे सारी ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जो हैवी कैपेक्स कर रही है और अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ाने की या तो बात कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर इन 25 स्टॉक्स में किसी स्टॉक में गलती से हो सकता है रिटर्न ना आए, अगर 2-4 स्टॉक्स में, तो वो ऐसे स्टॉक हों जिसमें हमको एग्जिट ना करना पड़े। क्योंकि पता ही है अगर किसी ना किसी वजह से नीचे आ गए तो इनको ऊपर जाना ही है, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार ग्रो करेंगी। इसके बाद थर्ड हमारा स्टॉक है सेम अडानी ग्रुप का ही, अडानी ग्रीन। क्योंकि ये सारे ए अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हैं तो इसलिए लगातार सारे अडानी के स्टॉक्स ही आ रहे हैं। थर्ड हमारा है अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसका भी अगर स्टॉक भी देखेंगे तो काफ़ी हाई लग रहा है 110 का। बट कंपनी क्योंकि लगातार अपने फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है और हाई बोरोइंग है इसकी, तो हैवी बोरोइंग और हैवी फिक्स्ड एसेट की वजह से कंपनी का जो हाई इंटरेस्ट है और हाई डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट कम लग रहा है। और जिसकी वजह से मार्केट कैप हाई और नेट प्रॉफिट कम है, तो इस वजह से स्टॉक का पी ज़्यादा है। बट जैसे जैसे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती जाएगी और एक टाइम पर आकर अपनी कैपेक्स कम कर देगी, तो उस टाइम पर धीरे धीरे इनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों कम होने लगेगा और ऑटोमेटिक बिना एफर्ट के ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। बट क्योंकि कैपेक्स भी कर रही है तो फ्यूचर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसके चलते नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्लेयर हैं अपनी फील्ड में, यानी कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन में वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी है। इससे पहले जो अंबुजा सीमेंट किया वो भी अपने सेक्टर में टॉप 2 में था। उसके बाद जो कॉन्ग्लोमरेट अडानी एंटरप्राइजेज डिस्कस किया वो भी मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स में
क्योंकि डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करते हैं, तो हर एक सेक्टर में मोस्ट ऑफ दी वो भी लीडर ही हैं। और थर्ड हमारी अडानी ग्रीन एनर्जी, ये भी लीडर ही है। और इसमें भी अगर इन्वेस्टर सेक्शंस में जाएंगे तो ये स्टॉक भी मोस्ट ऑफ दी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही है, प्रोमोटर्स के पास 62 के आसपास, FIs 11, DI 4.56, पब्लिक के पास लगभग 16-17%। अगर माइनस कर दे तो लगभग पब्लिक के पास इसमें से 16-17% माइनस करके 3-4% ही आम रिटेलर्स के पास है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 106% और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 34%, और आने वाले टाइम में भी सेम तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि अभी भी जो कैपेक्स है वो रुक नहीं रहा है। तो ये हमारी थर्ड कंपनी है। इसके बाद फोर्थ कंपनी हमारी है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। इसका भी सिंपल बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग लोन देती है। ये बाकी 3 कंपनी की तरह अपने सेक्टर की लीडर तो नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है, बट अगर इसके मैट्रिक्स देखें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे जो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में 18.58, उसमें ये नंबर 1 है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। और ये अभी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। अभी तो इसका स्टॉक P 13 पे आ गया है। इससे पहले अगर P रेशियो देखें तो एक टाइम पे 11 के आसपास भी जाके आया, और बुक वैल्यू हालांकि इसकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखें तो मोस्ट ऑफ दी जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छे रेट से ग्रो कर रही हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास फाइनेंसर, उन्हीं के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। क्योंकि स्टॉक ने आखिरी कुछ सालों में रिटर्न नहीं दिया। अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, सबसे पहले अगर प्राइस देखें तो आखिरी जब से लिस्टेड है कंपनी 3-4 साल से, 27 अगस्त 2021 से, तो लगभग सेम ही रेंज में ऊपर नीचे चल रही थी, और अभी तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी हाई साइड पर थी, क्योंकि हाई ग्रोइंग कंपनी थी, तो लोग इसको हाई वैल्यूएशन पे भी खरीदने को तैयार थे। इसलिए एक टाइम पर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6-6.5 के आसपास थी। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली लगातार ग्रो कर रही है, तो इस वजह से इसमें मोस्टली सेलिंग नहीं आई, बट प्रॉफिट बढ़ता गया कंपनी का। 2021 से लगभग सेल्स भी बढ़ती गई, 3-3.5 गुना सेल्स हो चुकी है और 3-4 गुना ही प्रॉफिट हो चुका है। बट क्योंकि ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे था, ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं आया, बट ऑटोमेटिक इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू घटती चली गई, और अभी लोवेस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास आ चुकी थी। और अभी जब मार्केट ने थोड़ा पुल बैक किया तो थोड़ा सा इसने पॉजिटिव साइड में जंप दिखाया है। और एक सेकंड रीज़न इसका ये था, बाय द वे इस स्टॉक को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, आप वो जाके देख सकते हैं। एक सेकंड रीज़न इसका ये था क्योंकि ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इसमें इन्वेस्टेड थे, तो क्योंकि वो भी अपनी लगातार सेलिंग कर रहे थे, 62% से उनकी अभी 23% के आसपास रह गई है, तो लगातार उनके द्वारा सेलिंग आती रही और वो सारी FIs DIs खरीदते रहे। 14 से FIs की 30% हो गई, DI की 2.9 से 29 हो, लगभग 10 गुना हो गई, और पब्लिक की इस दौरान घटती गई। तो सेकंड रीज़न ये भी है इस स्टॉक के ना चलने का। बट अब देखें अगर, तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर थे ये ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं पूरा। अब इसके सिर्फ जो बाकी प्रोमोटर हैं जिन्होंने हो सकता है कंपनी स्टार्ट करी, वो इसमें बरकरार हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास अभी लगभग 12-13% के आसपास बची है, और कंपनी ने आखिरी 3-4 साल से लगभग 29% की सेल्स प्रॉफिट्स ग्रो किया है, बट स्टॉक प्राइस लगभग कुछ ग्रो नहीं किया है, बल्कि -3% ही हो गया है। तो इसका चार्ट देखें अगर, तो अमूंजा सीमेंट के बाद हमने जो अडानी एंटरप्राइजेज़ डिस्कस किया, अगर अडानी एंटरप्राइजेज़ का चार्ट देखें, अडानी एंटरप्राइजेज़ ने भी आखिरी लगभग 12 अप्रैल 2022 और अभी 12 अप्रैल 2026 4 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 88% आसपास दूर है। थर्ड स्टॉक जो डिस्कस किया अडानी ग्रीन, तो अडानी ग्रीन एनर्जी, ये स्टॉक भी लगभग 2020 के आसपास लोग इसको सेम 1-1.5 लाख करोड़ की जो इसकी मार्केट कैप है उतनी दे रहे थे, और आज लगभग 5-5 साल बाद भी लोग इसको सेम ही वैल्यूएशन दे रहे हैं, जबकि तब से अभी तक कितने गुना इसने सेल्स कर लिए, अपने एसेट्स बढ़ा लिए हैं और लगातार एक्सपेंड कर रहा है, और खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क बना रहे हैं।
तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 175% के आसपास दूर है। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, हमारा चौथा स्टॉक, इस स्टॉक को भी अगर डिस्कस करें तो ये भी अपने लिस्टिंग टाइम से लगभग ऊपर नीचे होते हुए चल रहा था, और अभी तो इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा दिए हैं। लगभग 4-5 साल हो चुके हैं इस स्टॉक को इतने अच्छे तरीके से अपनी फाइनेंशियल नंबर्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट सेल्स, बट 44-45% डाउन है लगभग 4-4.5 साल में। अभी जिस वैल्यू पर है इस डेट में आज तक किसी ने स्टॉक में पैसा नहीं कमाया है। और सिर्फ जो अभी इस फॉल में, जो लास्ट मंथ ये वॉर के चलते फॉल हुआ है, मार्च के अंदर जिसने ये स्टॉक लिया होगा वही इस स्टॉक में प्रॉफिट में, और वो भी मैक्सिमम 18-19% जिसने यहाँ पे लिया होगा, जो कि बहुत कम चांस है लेने की कि आपने एकदम एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा हो। तो ये स्टॉक भी अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो लगभग 73-74% दूर है। तो ये मेरा फोर्थ स्टॉक होता। उसके बाद मेरा फोर्थ स्टॉक अगर डिस्कस करें तो वो अगेन अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है, एशियन पेंट्स, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप का, जिसको बुक वैल्यू से तो लगभग 10-12 टाइम्स चल रहा है। अभी भी स्टॉक भी उसका हाई है, बट क्योंकि ये एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी हाई आरओसी और आई आरओई वाली कंपनी, पेंट सेक्टर में लीडर, डेट टू इक्विटी काफ़ी कम, और जो पी रेशियो और पी बी रेशियो है इसका वो तो अभी भी हाई लग रहा होगा, बट अगर इसका मीडियन पी देखे 5 साल का तो 66 पे ट्रेड करता था, एक टाइम पे तो 100 के पार ट्रेड करता था, और अभी 47-48 जाके आया, और अभी फिर से 57 के आसपास है। और सेम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये तो लगभग एक टाइम पे 27-28 की बुक वैल्यू से ट्रेड करते करते 18 की इसकी मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू, और अभी भी 10 के आसपास पे आ चुका है। इसकी भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखें तो, क्योंकि इस स्टॉक में, सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, पूरे ही पेंट सेक्टर के जितनी भी कंपनीज आप देखें तो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी कंपनीज आ चुकी हैं, बिरला ओपस पेंट्स, JSW पेंट्स वगैरह, तो सब मार्केट शेयर छीनने पे लगी हैं। और साथ ही साथ इस सेक्टर में भी स्लो डाउन आ गया, तो इसकी वजह से आखिरी अगर 2-3 साल के इनके नंबर देखें तो 3 साल में लगभग फ्लैट ही सेल्स ग्रोथ हुई है, कुछ सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है, ना ही कुछ प्रॉफिट ग्रो हुआ है। बट सेम चीज़ अगर हम देखें तो 3 साल में 5% सेल्स ग्रोथ, 8% प्रॉफिट ग्रोथ, और वो सेम इनके स्टॉक में दिख भी रहा है। तो वो सारी जो नेगेटिव न्यूज़ है या फिर जो नेगेटिव इसकी परफॉर्मेंस है वो सारी स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड हैं, बल्कि ज़्यादा ही बियरिश सेंटिमेंट्स हैं। -5% पे स्टॉक आ चुका है CAGR बेसिस पे 3 साल में, मतलब पर ईयर -5% से पैसा नेगेटिव कर दिया है। बैलेंस शीट देखें तो हालांकि 3 साल में कुछ सेल्स वगैरह ग्रो नहीं हुई है, बट फिक्स्ड एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के, लगभग डबल के आसपास हो चुके हैं और अभी भी बढ़ ही रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स की वजह से इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ बढ़ गई होंगी, और साथ ही साथ जो 3 साल पहले डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन भी लगभग 50% बढ़ चुका है, 800 से 1200 के आसपास हो चुका है, तो जिसके चलते भी नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। बट ये अपनी जो ये कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी वजह से फ्यूचर में पेंट सेक्टर में डिमांड आएगी, तो उसके लिए अपने प्लांट्स और कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कितने ही कॉम्पिटिटर आ जाएँ, ये कंपनी तो ख़त्म नहीं होने वाली, लगातार ग्रो करेगी। हो सकता है कि छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं उनको ही बड़ी कंपनीज जो सीमेंट सेक्टर में हो रहा है उनको एब्जॉर्व करने लग जाएं, मतलब बाय आउट करने लग जाएं, बट एशियन पेंट्स तो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो 2023 से अभी तक, जब कंपनी का शेयर्स बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है और नंबर्स भी बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। FIs लगातार 17 से 12 सेल कर दिए इन्होंने इस दौरान, मार्च 2023 से अभी तक। DIs ने लगातार वो सारी एब्जॉर्व करी है, 10 से 20 कर ली, और पब्लिक में 20 के आसपास थी, वो अभी 13 लोवेस्ट पॉइंट पर है पब्लिक के पास। तो रिटेल पब्लिक जो भी थे इसमें मोस्टली एग्जिट कर रहे हैं डर के कारण कि कहीं ना कहीं ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। एशियन पेंट्स का अगर चार्ट देखें हम तो एशियन पेंट्स में ये पुरानी ड्राइंग्स डिलीट करके देखें तो 2020 में जिस प्राइस पर था लगभग 5-5.5 साल पहले, उसी प्राइस पर स्टॉक नीचे आ चुका है, बेकार परफॉर्म करना स्टार्ट किया है फाइनेंशियली। तो
क्योंकि ये बड़ी कंपनी होती है, ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखाती, तो ये स्टॉक इसका इसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। और अभी अच्छी बात यह है कि इस रेंज के फिर से लोअर साइड पर आ चुका है ये, और यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई या फिर जो इस रेंज का हाई है वो लगभग 47-48% है, एक ऐसी कंपनी में जो कि काफ़ी सिक्योर स्टेबल कंपनी है। तो ये हमारी 5th कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी हमारी है AWL एग्री बिजनेस, जो कि आज की डेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है AWL एग्री बिजनेस। ये लगभग अपने जब से IPO प्राइस से लिस्ट हुआ है लगभग 18 फरवरी 2022 में हुआ था, 4 साल से ज़्यादा हो गए इसको, अभी तक IPO प्राइस से भी नीचे है 20-22%। और जो इसने हाई बनाया था लिस्ट होने के लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर ही 3-3.5 गुना पैसा किया था, और उस हाई प्राइस से अभी तक इसको 4 साल हो गए और 80% डाउन है और लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। तो ये स्टॉक मेरी लिस्ट में क्यों है? एक तो इसलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें अगर तो 22 से अभी तक भले ही शेयर प्राइस ना ग्रो किया हो, सेल्स बाकी जो सेक्टर है उनकी तरह इस स्पीड से ग्रो नहीं हुई कि सेल्स डबल हो गई, बट फिर भी 2022 से अगर अभी तक देखें तो लगभग 54 से 72 हो चुके हैं, 71। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है 3 से 3 पर, ये बीच में ऊपर नीचे हुआ, बट मेन जो इनका इंटरेस्ट बढ़ा है एक तो, और थोड़ा डेप्रिसिएशन बढ़ा है जो कि टेम्पररी है। अगर बैलेंस शीट में देखें तो 22 से अभी तक फिक्स्ड एसेट्स बढ़ चुके हैं, और अभी तो आखिरी 6 महीनों में या फिर लास्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट लगभग 54 से 66 हो चुके हैं, और अभी भी कुछ प्लांट्स एक्सपेंशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही ये ऑपरेटिंग हो जाएंगे तो 1-2 टाइम और हो सकता है डेप्रिसिएशन एंट्री हो यहाँ पे, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा कम दिखे, बट जो बोरोइंग्स थी इनकी जिसकी वजह से इंटरेस्ट था ज़्यादा, वो बोरोइंग्स तो कम हो रही हैं। सितंबर बैलेंस शीट जो आई थी उसमें लगभग 1100 बची हैं, और अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद जो बैलेंस शीट अपडेट होगी मुझे लग रहा है ये भी नील हो जाएगा। उसमें बोरोइंग भी 250 करोड़ तो लीज लाइबिलिटी है, तो लगभग 700-800 करोड़ की ही बोरोइंग्स हैं, जबकि जो इनका इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो FD वगैरह में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है कंपनी ने एक्स्ट्रा फंड की, वो ही लगभग 550 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस क्वार्टर में हो सकता है अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर दें, बोरोइंग सारी हटा के, और कंपनी के लगातार इसकी अगर PPTs भी देखेंगे तो लगातार कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ग्रो कर रही है और लगातार सेल्स बढ़ रही है, बट स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस स्टॉक को भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक स्टॉक को मैं यहाँ पे लंबा डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हो सकता है ये वीडियो भी मुझे पार्ट्स में बनानी पड़े, क्योंकि काफ़ी लंबी हो सकती है। अभी 6ठे स्टॉक पर ही है और 25 स्टॉक डिस्कस करना काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। इसके भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएँ तो प्रमोटर जो इसमें अडानी प्रोमोटर्स थे पहले वो एग्जिट कर चुके हैं, तो अभी जो AWL ग्रुप है वही इसमें प्रमोटर, लगभग 56-7% की होल्डिंग है उनकी। FI की होल्डिंग जो इन्होंने सेल करी है अडानी ग्रुप ने, वो सारी की सारी FIs ने एब्जॉर्व करी है। लगभग 74 से जब इनकी 63 हुई तो इधर 4 से 14 हो गई, और अभी आखिरी 2 क्वार्टर में 21 हो गई। DI होल्डिंग लगभग तब से DI होल्डिंग भी बढ़ी है दिसंबर 24 के बाद 0 से 8% हो गई, और पब्लिक में जाए तो 12% के आसपास पब्लिक में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा है। तो ये स्टॉक तो काफ़ी अंडर वैल्यूड मुझे लगता है। इसकी एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको दोबारा डिस्कस करूंगा कि क्यों ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। लगभग 4-5 गुना अपने हाइज से जाने में इसके अंदर पोटेंशियल है। अंडर वैल्यूड क्या, 25,000 के अगर टोटल एसेट देखेंगे तो 25,000 के एसेट्स हैं, 1000 की डेप्ट है लगभग, अगर ये भी माइनस करें इसमें से तो 24,000 के टोटल एसेट्स बैठते हैं, और कंपनी 24,000 से भी कम पे ट्रेड हो रही है। तो इतनी सस्ती जनरली कंपनी कोई भी ट्रेड नहीं होती। अगर आप किसी भी कंपनी को कंपेयर करेंगे तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। अगर पतंजलि फूड्स को भी कंपेयर करें तो बैलेंस शीट में 17,000 के एसेट्स हैं टोटल। अगर मोटा मोटी बोरोइंग्स को माइनस भी करें तो 15,000 के आसपास की टोटल एसेट्स को अगर इससे देखें तो मार्केट कैप 50,000, यानी कि 3-3.5 गुना। तो AWL बिजनेस भी मुझे लगता है कि इजीली अगर यहाँ से 2-3 गुना भी होए तो 23,000 की मार्केट कैप, इसकी 50-60 हज़ार की मार्केट कैप इजीली हो सकती है। तो ये हमारा छठा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग अपने जो पब्लिक सेक्टर में है मुझे लगता है सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है
बुक वैल्यू से जो करंट इसकी सितंबर मंथ में जो बैलेंस शीट अपडेट हुई थी उसके हिसाब से इसकी 190 की बुक वैल्यू है। और उसके बाद अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 2800 का नेट प्रॉफिट आया और लगभग अगर सेम ही 2200 के करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर का मान ले तो 5000 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो आया है बैलेंस शीट में सितंबर 25 के बाद वो बैलेंस शीट में अगर ऐड होगा तो लगभग 89,000 के आसपास का खुद का पैसा हो जाएगा कंपनी के पास। तो उस हिसाब से तो इसकी बुक वैल्यू मुझे लग रहा है इससे भी क्रॉस कर जाएगी, लगभग 195 फिर 200 के आसपास हो जाएगी। और करंट मार्केट प्राइस 150 के आसपास का, तो लगभग 33-34% का टारगेट तो सिर्फ इसका अपनी बुक वैल्यू के आसपास जाने में ही है। कंपनी के नंबर्स अगर देखें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आखिरी 12 क्वार्टर की 12,000 से 19,000 सेल्स हो चुकी है। नेट प्रॉफिट 9,000 से 2,800 करोड़, 2,800 करोड़ अभी तक का सबसे हाईएस्ट है जो आखिरी 12 क्वार्टर में आया है। और अगर नेट एनपीए देखें तो 0.6%, ये सबसे कम नेट एनपीए आया है अभी तक का और सबसे कम ही ग्रोस एनपीए आया है। हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी का आज तक का चल रहा है और पी 6 के अंडर बहुत ही कम पी है। पीयर सेक्शन में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में कंपेयर करें प्राइस टू बुक वैल्यू तो सबसे नीचे आता है बैंक ऑफ इंडिया, जबकि नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो सबसे नीचे नहीं है, 7वें नंबर पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखें तो भी 8वें नंबर पर है, बट अंडर वैल्यूड में सबसे नीचे आता है। इसका भी अगर शेयर चार्ट देखें बैंक ऑफ इंडिया तो हालांकि ये इसमें तो लग रहा है कि काफ़ी ऊपर गया है, बट इसको भी अगर देखें तो लगभग आखिरी 2 साल से सेम प्राइस पर ही अटका हुआ है। तो इसमें अगर इसका रिसेंट हाई देखें तो जो अभी जाके आया तो 21-22% के आसपास का है। और अगर इसका उससे पहले का रिसेंट हाई देखें जो कि बहुत पहले बनाया था तो वो तो इररिलेवेंट है। तो सबसे अच्छा इसमें ट्रेड करने का ऑप्शन है, इसकी जो बुक वैल्यू है अगर वहाँ तक ट्रेड करें तो 147 से लगभग 200 के आसपास तक का 34-35% के आसपास का इसका टारगेट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है CGCL। बाय द वे मैं अपनी वीडियोस में बैंक ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। इस स्टॉक को भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी एक लोन देने वाली कंपनी है बैंक्स की तरह, बट ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि MSME को लोन्स देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देती है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स देती है, कार लोन्स देती है और गोल्ड लोन्स देती है। ये कंपनी को भी अगर देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा लग सकता है और इसकी बुक वैल्यू भी लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3-4 गुना पे है, लगभग 2.68 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू है। बट कंपनी के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, इसके नंबर्स मैसिव तरीके से ग्रो करी है आखिरी 3-4 साल में। 4 साल पहले 1,000 करोड़ के आसपास की सेल्स थी और आज 4,000, तो 4 साल में 4 गुना सेल्स हो चुकी है और 4 गुना के आसपास ही नेट प्रॉफिट हो चुका है। और NBFC होने के बावजूद भी इसका अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 2.5 के आसपास ही है, जो कि ठीक है एक NBFC के लिए। और खुद का पैसा आखिरी कुछ सालों में कंपनी ने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। हालांकि कुछ पब्लिक से भी उठाया, कैश फ्लो देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल से भी उठाया है, बट फिर भी काफ़ी ग्रो किया है। और कंपनी के अगर क्वार्टर्स में जाएंगे तो 12 क्वार्टर में 400 से लेके 1200, 3 गुना, आखिरी 3 साल में भी 3 गुना सेल्स हो चुकी हैं। हर क्वार्टर में लगातार इनकी सेल्स ग्रो कर रही हैं, हर क्वार्टर में कोई भी एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जिसमें सेल्स कम हुई हो, लगातार सेल्स बढ़ रही हैं और सेम नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेम इनके जो ग्रोस एनपी हैं वो लगातार घट रहे हैं, वन ऑफ द लोवेस्ट हैं। हालांकि आखिरी एक क्वार्टर में थोड़े से बढ़े हैं, बट उससे पहले अगर देखें तो लगातार घट रहे थे, तो आखिरी एक क्वार्टर में थोड़े से कम हुए हैं, जो कि बिजनेस का पार्ट है। NBFC का काम ही वही है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सारी लोन्स अच्छे दे रहे हो और हमेशा आपका NPA कम रहे, तो ऊपर नीचे होता रहता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। जबकि इस स्टॉक का अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें प्रॉफिट और सेल्स के कंपैरिजन में, तो सेल्स बढ़ी है 35 से 5 साल में, प्रॉफिट 24 से। स्टॉक प्राइस यहाँ अंडर परफॉर्म 3 साल में भी देखेंगे तो 3 साल में भी अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि CGCL चार्ट देखें तो एक टाइम पर ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। तो इस वजह से एक टाइम पे देखेंगे तो जब से लिस्ट हुआ है आखिरी 3-4 साल में 41-57 तक का पी दे रहे थे इसको, 80 तक, एक बारी 84 के पी पर भी पहुंच गया था। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया, जो कंपनी अच्छे से ग्रो होती है उसमें लोग हाई वैल्यूएशन देने को तैयार होते हैं, बट स्टॉक प्राइस ऐसे में ज़्यादा नीचे नहीं आता, सेम ही जगह ऊपर नीचे होता रहता है। बट नंबर्स क्योंकि इसके बढ़ते गए सेल्स और प्रॉफिट के,
तो ऑटोमेटिक इसका पी रेशियो कम होता गया और अभी 20 के आसपास पहुंच चुका है। और सेम ही प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ इसका, एक टाइम पे जो 8-9 के आसपास पहुंच चुका था वो अभी गिरते गिरते लगभग लोवेस्ट साइड पे आ चुका है। तो इस स्टॉक में भी इन्वेस्टर्स में जाएं तो पब्लिक के पास काफ़ी लगभग 8-10% के आसपास का है, जो कि ठीक है। तो इस स्टॉक को भी अगर देखें तो 25 अप्रैल 2022 और अभी 25 अप्रैल 2026, 4 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। तो ये स्टॉक भी अगर जो इसने हाई बनाया था उसके आसपास भी जाए तो 54-55% तक का इसका रिटर्न है पॉसिबल, जो आ सकता है मेरे हिसाब से। तो ये हमारे 8 स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला। तो आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन कौन सा स्टॉक है वो ज़रूर शेयर करना कमेंट में, और आपने क्यों लिया है और क्यों इस स्टॉक के बारे में आप क्या सोच रहे हो वो भी बताओ। बाकी के जो 17 स्टॉक्स हैं उनको मैं सोच रहा हूँ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँ 8-8 करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मैं देखना भी चाहता हूँ कि क्या कोई ये वीडियो देखना भी चाहता है कि नहीं, इस टाइप की वीडियोस। अगर आप पार्ट 2 या पार्ट 3 चाहते हैं तो कमेंट में बताना, आई विल मेक वीडियो ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।